अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम मुस्लिम फ़िलोसोफ़र में नेक्स्ट फ़िलोसोफ़र स्टार्ट कर रहे हैं जिनका नाम है अल-फ़ाराबी। अल-फ़ाराबी का पूरा नाम है जी अबू नस्र, मैं लिख देती हूँ, अबू नस्र मोहम्मद बिन मोहम्मद फ़ाराबी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ही वाज बोर्न अराउंड 870 या 872, दो डेट्स आती हैं इनके बारे में। फ़राब के शहर में ही पैदा हुए थे। डेथ इनकी हुई है 950 में। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनको रिनाउंड जो है ना, ही वाज रिनाउंड अर्ली इस्लामिक फ़िलोसोफ़र। ठीक है, एंड जूरिस्ट भी थे। बहुत सारा कुछ इन्होंने लिखा है इन द फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल फ़िलोसफी, metaphysics, ethics, and logic. He was also known as a scientist, cosmologist, mathematician, and music theorist. He was also credited with preserving original texts, ग्रीक टेक्स्ट जो एरिस्टोटल के थे, ठीक है, या प्लेटो के जो राइटिंग्स थी, उनको जो है ना इन्होंने ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट में प्रिजर्व किया। इनको सेकंड टीचर भी कहा जाता था आफ्टर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फर्स्ट टीचर कहा जाता था, इनको सेकंड टीचर कहा जाता था। इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज़ भी लिखी हैं, ट्रीटीज़ भी लिखी हैं, ट्रीटाइज़। ठीक है, इब्न सीना पे इनका काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस रहा है। आगे जब हम नेक्स्ट इब्न सीना पढ़ेंगे तो उन पे इनका काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस रहा है। कल मैंने आपको इमाम गज़ाली के बारे में बताया था, तो इमाम पहले हम मुझे पहले अल-फ़ाराबी स्टार्ट कराना चाहिए था, बट मैंने वो इमाम गज़ाली करा दिए। बट क्योंकि ये है कि अल-फ़ाराबी के अभी हमें पता लगेगा कि इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, इनकी फ़िलासफ़ी क्या थी, इन्होंने क्या काम किया, और फिर हम उसको देखेंगे कि इमाम गज़ाली ने उस पर कैसे क्रिटिसाइज़ किया, या जो उनकी बुक थी इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलोसोफर्स। तो आप अगर सीक्वेंस में चलना चाहते हैं तो आप फिर एक्सक्यूज़ मी, पहले अल-फ़ाराबी को सुनिएगा, इसका लेक्चर देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है दोबारा से अल-गज़ाली को देखिएगा, ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए। ठीक है, इनकी अब फ़िलोसफ़ी के बारे में हम बात करेंगे। वैसे राइटिंग्स में जब हमने बताया है कि जी इन्होंने मेटाफिज़िक्स पे काम किया है, कॉस्मोलॉजी पे काम किया है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। तो मेटाफिज़िक्स इन्होंने एरिस्टोटल की उठाई है, उस पे काम किया। थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, प्लूटाइनस पे का इन पे बड़ा इन्फ्लुएंस है। टॉलेमिक एस्ट्रोनॉमी पे काम किया। ठीक है, तो ये प्लेटो, एरिस्टोटल, प्लूटाइनस और टॉलेमी, ये चार फिलोसोफर्स हैं जिनका अल-फ़ाराबी पे बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, और इन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी में, अल-फ़ाराबी ने अपनी फ़िलासफ़ी में इन चारों को बहुत ज़्यादा कोट किया है, या इन्हीं की आगे राइटिंग्स को बढ़ाया है। इनकी फ़िलासफ़ी का ज़िक्र करें तो कहा जाता है कि इन्होंने एक अपना स्कूल बनाया, अर्ली इस्लामिक फ़िलासफ़ी, जिसमें वो फाउंडर थे उस स्कूल के। ठीक है, और उस स्कूल का नाम था फ़राबिज़म या अल-फ़राबिज़म, जो कि बाद में इब्न सीना, जिनको वेस्ट में या यूरोपियन लैंग्वेज में या इंग्लिश में एविसीना कहा जाता है। प्लेटो और एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी बड़ा काम किया है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनकी फ़िलासफ़ी में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इनकी थ्योरी ऑफ एमिनेशन है, जिस तरह की प्लूटाइनस की वो थ्योरी थी। इसमें अब इन्होंने डिस्क्राइब किया है नेचर ऑफ गॉड को। इसमें वो गॉड को जो है फर्स्ट कॉज लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉज के ये सबसे पहले वजूद में आया है, इसके बाद स्पिरिट आता है, एंड देन सोल, और फिर उसके बाद हमारे पास फिज़िकल यूनिवर्स बनती है। सो ही टेक्स इट फर्स्ट कॉज एज अ सेल्फ कंटेम्पलेट, कि जो फर्स्ट कॉज है वो अपने आप को खुद ही कंटेम्पलेट करता है। ठीक है, वो अपने आप को कंटेम्पलेट करता है, एंड व्हेन प्योर थॉट ओवरफ्लो, तो उससे एमिनेशंस निकलती हैं। ठीक है, जिस तरह वो कहते हैं ना, किसी एक चीज़ से रोशनी फूटती है, तो यही है कि जब वो एक फ़र्स्ट कॉज अपने आप को सेल्फ कंटेम्पलेट कर रहा है, तो वो एमिनेशंस निकाल रहा है। और जो सेकंड इंटेलेक्ट है, या जो सेकंड कॉज कहते हैं या इंटेलेक्ट कहते हैं, जब वो सेल्फ कंटेम्पलेशन के रिज़ल्ट में, इसके वजूद में जो है, या जब फर्स्ट कॉज सेल्फ कंटेम्पलेट करता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास सेकंड इंटेलेक्ट वजूद में आता है। और इसी तरह ये फर्स्ट के बाद
सेकंड और सेकंड के बाद करते कराते 10th एमिनेशंस तक होती हैं कि वो 10th टाइम तक ख़ुद को सेल्फ कंटेम्पलेट करके, या आप बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे प्राइमरी के बाद सेकेंडरी टर्शरी आते हैं, लेवल्स आते हैं, इसी तरह ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टिल 10th लेवल इन्होंने बताया है कि इस तरह ये 10 बार ख़ुद को सेल्फ कंटेम्पलेट करते या एमिनेट करते, तो 10th टाइम ये अपने अंदर से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th इंटेलेक्ट निकालता है, और फिर उसके नतीजे में हमारे पास 10th इंटेलेक्ट के बाद जो है हमारे पास जो है फ़िज़िकल वर्ल्ड वजूद में आता है। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर कहा गॉड है, स्पिरिट है, सोल है, एंड देन फिज़िकल यूनिवर्स आ रहा है, तो इसी तरह ये तो हमने बहुत एक जेनेरिक बताया ना, गॉड स्पिरिट सोल। अब जब हम इसको फर्स्ट सेकंड इंटेलेक्ट के उसके सीक्वेंस में देख रहे हैं कि फ़र्स्ट इंटेलेक्ट है या फ़र्स्ट कॉज है, उसने अपने आप को सेल्फ कंटेम्पलेट किया, तो उसके नतीजे में हमारे पास सेकंड इंटेलेक्ट निकला, सेकंड इंटेलेक्ट से हम उसने एमिनेट किया तो थर्ड इंटेलेक्ट निकला, और फिर उससे एमिनेशन हुई तो फोर्थ, और फिर करते कराते 10th इंटेलेक्ट वजूद में आता है, और उसके बाद जो है फ़िज़िकल वर्ल्ड आता है। 10th इंटेलेक्ट को वो लोअर लेवल का नाम भी देते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉज या हायर लेवल, या इसको वो एडवांस का नाम देते हैं, या अनमूव्ड मूवर का नाम देते हैं। ठीक है, या इसको सिंपल भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंपल है, एंड दिस वन इज़ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला वाला जो भी होता है वो सिंपल है, और उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। अल-फराबी बिलीव दैट वर्ल्ड इज़ इटर्नल, जिस तरह बाकी एरिस्टोटल का भी मानना है कि वर्ल्ड जो है वो इटर्नल है। फर्स्ट कॉज जो है दैट इज़ अनकॉज्ड, इट कैन नॉट बी नोन। ठीक है, बट हम उसको जान सकते हैं नेगेटिव थियोलॉजी से। नेगेटिव थियोलॉजी क्या होती है कि हम ये चीज़ें जान सकते हैं कि वो जो फर्स्ट कॉज है वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है, या वो क्या नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव थियोलॉजी, और इससे हम जान सकते हैं फर्स्ट कॉज को। अदरवाइज फर्स्ट कॉज इज़ अनकॉज एंड वी कैन नॉट बी नोन, and it cannot be known. So when first intellect जो है it contemplates, it emanates automatically, ये फराबी का कहना है। और इसी तरह जो emanation है intellects की, ये intertwined है with फराबी's cosmology। जैसे हमने पहले बात की, यहाँ पे cosmology जो इनकी है, it is based on 3 pillars, जिसमें Aristotelian metaphysics of causation आता है, highly developed Plutonian emanational cosmology है, and टॉलेमिक एस्ट्रोनॉमी है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी भी हूँ। अच्छा, अल-फराबी के नज़दीक जो यूनिवर्स है वो हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स में दिखती है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल के अंदर सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरह दिखती है। इसमें वो जो बात करते हैं वो कहते हैं जो आउटर मोस्ट स्फीयर है ना, दैट इज़, जिसको हम बोलते हैं कि वो फिक्स स्टार्स हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, फर्स्ट हेवन है वो आउटर मोस्ट जो स्फीयर है वो फर्स्ट हेवन है, उसके बाद फिक्स स्टार्स है, स्फीयर ऑफ फिक्स स्टार्स, फिर सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, मर्की, एंड फाइनली हमारे पास आ जाता है मून। ठीक है, इस तरह ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। और क्या है, ईच ऑफ दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ द सेकेंडरी इंटेलिजेंस। हर जो सर्कल है वो सेकेंडरी इंटेलिजेंस की डोमेन को जाहिर कर रही है। ठीक है, और क्या है कि एट द सेंटर ऑफ दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स इस सब ल्यूनर रिल्म कंटेन्स मटीरियल वर्ल्ड। इनके बीच में जो है हमारे पास इट कंटेन्स मटीरियल वर्ल्ड, सब ल्यूनर रिल्म। फराबी की जो एपिस्टेमोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ हायर इमटेरियल वर्ल्ड ऑफ सेलेस्टियल इंटेलेक्ट्स एंड यूनिवर्सल इंटेलिजिबल्स। यूनिवर्सल इंटेलिजिबल्स का जो प्लेटो ने जिक्र किया था, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। सो फराबीज लोअर मटेरियल वर्ल्ड इज़ बेस्ड अपॉन जनरेशन एंड डिके। अब इसमें वो एक बताते हैं कि हायर रेल्म है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये एक लोअर लेवल आ रहा है। इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे जो है ह्यूमन माइंड जो है दैट एग्जिस्ट। ठीक है, ह्यूमन माइंड या जिसको वो सोल कहते हैं, वो हायर और लोअर के बीच में। हायर क्या है? गॉड है, ये फर्स्ट कॉज है। लोअर क्या है? जिसमें जनरेशन और डिके हो रहा है, या
इममटीरियल वर्ल्ड, सॉरी, जो मटीरियल वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये इममटीरियल वर्ल्ड है, और इसके बीच में जो है हमारा ह्यूमन माइंड एग्जिस्ट करता है। सो यही जो प्रोसेस है एमिनेशन का, ये हम ऑलरेडी भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसमें भी वो यही बात करें कि इनकी जो थ्योरी है इसमें भी यही बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ एमिनेशन बिगिनस विद अ फर्स्ट कॉज, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉज था इससे वो बिगिन हो रहा है, और उसका प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, सेल्फ कंटेम्पलेट करना, और इसी से एमिनेशंस निकल रही हैं, और वो कंटेम्पलेट करते करते जो है वो मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस आ रही है। यहाँ हमने बात की है कि हायर और लोअर के बीच में ह्यूमन माइंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे वो एपिस्टेमोलॉजी में, ये एक्चुअली में एपिस्टेमोलॉजी आ रही है इनकी, ठीक है, ये एपिस्टेमोलॉजी है। इसमें हम बता रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर यूनिक, ठीक है, यूनिक विजन ऑफ द यूनिवर्स। वाई? बिकॉज दे स्टैंड बिटवीन टू वर्ल्ड्स, एक हायर है immaterial of the celestial intellects and universal intelligibles, and एक lower है material world of generation and decay. They inhabit a physical body and so belong to the lower world, but they also have the rational capacity which connects them to the higher realm. एक उनके पास फिजिकल बॉडी है जिसकी वजह से वो लोअर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है मटेरियल वर्ल्ड, ये जनरेट हो रहा है और डिके हो रहा है, लेकिन उनके पास जो है एक चीज़ है रैशनैलिटी। वो रैशनैलिटी ऐसी है जो उनको लोअर से भी जो है ना डिस्टिंग्विश कर रही है, ठीक है, और हायर के साथ कनेक्ट करी है रैशनैलिटी। सो वो कहीं जो है ना वो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। हैविंग अ फिजिकल बॉडी वो मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बट हैविंग अ रैशनल माइंड वो हायर वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए फिर उन्होंने इंटेलेक्ट को 4 कैटेगरीज में जो है ना सेपरेट किया है। वन इज़ द पोटेंशियल, एक्चुअल, एक्वायर्ड एंड एजेंट। जो फर्स्ट 3 है ना they are the different states of human intellect, and the fourth one is the 10th intellect, जिसको हम मून कहते हैं, जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हुए हैं। सी इन इज एमिनेशन कॉस्मोलॉजी, एमिनेशन कॉस्मोलॉजी में जिसको वो मून कहते हैं दैट इज़ द 10th इंटेलेक्ट, और वो एजेंट है। अब पोटेंशियल इंटेलेक्ट क्या है? पोटेंशियल इंटेलेक्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कैपेसिटी टू थिंक, ठीक है। Potential intellect represents the capacity to think, which is shared by all humans. Actual intellect क्या है? Is an intellect engaged in the act of thinking. ये engaged है in the act of thinking. By thinking, he means abstracting universal intelligibles from the sensory forms of object. अब इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल इंटेलिजिबल्स को समझने के लिए हमें डेफिनेटली कोई सेंसरी डेटा चाहिए, ठीक है, जिससे हम बात करते हैं, या एम्पिरिसिज्म लॉग जिस तरह बात करते हैं एम्पिरिसिज्म की, कि हमें सेंस से अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनसे हमें डेटा रिसीव हो रहा है। तो ये भी उसी डेटा की बात कर रहे हैं कि हमें इनसे डेटा मिलता है और हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना यूनिवर्सल इंटेलिजिबल्स को समझ रहे हैं। सो विच हैव बीन एप्रीहेंडेड एंड रिटेन इन द इंडिविजुअल्स इमेजिनेशन। हमें अपनी सेंसेस से समझ में आती है ना, और फिर हम उसको अपनी इमेजिनेशन में रिटेन कर लेते हैं। सो दिस मोशन फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी रिक्वायर्स द एजेंट इंटेलेक्ट। फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी रिक्वायर्स द एजेंट इंटेलेक्ट to act upon the retained sensory forms such as the sun illuminates the physical world. जैसे सूरज जो है वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है और हमें दिखा रहा है। अगर अंधेरा है तो हम तो नहीं ना देख सकते, लेकिन क्या है कि सन एक एजेंट का काम कर रहा है, वो फिज़िकल वर्ल्ड को रोशन कर रहा है, और हम अपनी सेंसरी या सेंसेस को यूज़ करते हुए, साइट को यूज़ करते हुए हमने इस दुनिया को देख रहे हैं, ठीक है। So the agent intellect illuminates the world of intelligibles to allow us to think. This illumination removes all accident. उसमें क्या आता है? Time, place, quality and physicality from them. और जो primary intelligibles हैं उनको convert कर रहा है, which are logical principles. Logical principle क्या है? The whole is greater than the part.
द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, अब जो एजेंट इंटेलेक्ट है वो तो सारे इंटेलिजिबल्स को जानता है। दिस मीन्स दैट व्हेन द ह्यूमन इंटेलेक्ट नोज ऑल ऑफ देम, ठीक है, जब एजेंट इंटेलेक्ट सब कुछ जानता है और जब ह्यूमन भी उन सब चीज़ों को जान लेता है, इट बिकम्स एसोसिएटेड विद द एजेंट इंटेलेक्ट्स परफेक्शन। तो वो एजेंट इंटेलेक्ट की परफेक्शन के साथ एसोसिएट हो जाता है, यानी कि 10th इंटेलेक्ट के साथ एक्सक्यूज मी, एंड इज नोन एज एक्वायर्ड इंटेलेक्ट। और जब वो इसके साथ एसोसिएट हो जाता है तो वो एक्वायर कर लेता है ना सारी चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं कि ये नाउ इट इज़ एक्वायर्ड इंटेलेक्ट। अब वो आगे बात करते हैं साइकोलॉजी की या ह्यूमन सोल की। ठीक है, Al-Farabi draws on a basic Aristotelian outline which is informed by the commentaries of later Greek thinkers. इन्होंने इनको 4 फैकल्टीज़ में डिवाइड किया है: एपिटाइटिव, सेंसिटिव, इमेजिनेटिव एंड रैशनल। एपिटाइटिव में वो कहते हैं कि ये चीज़ जो होती है ह्यूमन सोल में, अगर एपिटाइट है दैट मीन्स कि डिज़ायर है। ठीक है, एपिटाइट है, डिज़ायर है, एवर्जन है, कुछ चीज़ हासिल करने की ना एक चाह जिसको कहते हैं। सेंसिटिव में वो कह रहे हैं कि द परसेप्शन ऑफ द सेंसेस, जो हमारे पास 5 सेंसेस हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। इमेजिनेटिव में वो बात कर रहे हैं कि ये वो फैकल्टी है विच रिटेन्स इमेजेस ऑफ सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिटेन करना है इसने इमेजेस ऑफ सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स, जो हमने ऊपर सेंस किए उनके इमेजेस को रिटेन करना है और परसीव करना है। ठीक है, एंड देन सेपरेट्स एंड कंबाइंस देम फॉर अ नंबर ऑफ एंड्स। ठीक है, फिर वो उसको अलग आगे प्रोसेसेस वो करेगा। एंड देन फाइनली वो बात करते हैं रैशनल की। रैशनल में क्या है, ये चीज़ इंसान को जानवर से जुदा करती है। ठीक है, इंटेलेक्ट, ये सेपरेट है क्योंकि ये चीज़ें तो उसमें भी हैं, जानवरों में भी है, लेकिन रैशनैलिटी जानवरों में नहीं है। एंड इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द सोल टू सर्वाइव द डेथ ऑफ द बॉडी। और अब ये रैशनैलिटी सोल में कहाँ से आती है? ये रैशनैलिटी आती है इसी एजेंट कॉज से जो 10th इंटेलेक्ट था। ठीक है, इसी एजेंट इंटेलेक्ट से हमारे पास ये रैशनैलिटी आती है। दिस एजेंट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजिबल प्योर इंटेलेक्ट्स, जो हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं, एंड इट स्प्रेड्स इंटेलेक्ट इन ह्यूमन। तो जो सोल की पावर है ना वो डिवाइन क्वालिटी है। इल्यूमिनेशन इनहिबिट्स the physical body and connect it to the higher realm. Primary intelligibles are logical principles such as the whole is greater than the part. ठीक है, इसमें यही बात है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं ये कनेक्टेड हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने इंटेलेक्ट की बात कर लिया ना, तो इंटेलेक्ट क्या है? ये इंटेलेक्ट वही है जो हम यहाँ पे 4 कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्ट पढ़ चुके हैं, और ये इंटेलेक्ट हमें सारा एजेंट इंटेलेक्ट से मिलता है। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसमें कोई मुश्किल बात हो, कुछ ना समझ आया हो, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।